भी नमस्कार। ईएस में हम लोग सल्फोनेशन तक कर लिए थे। कुछ बेसिक रिएक्शंस हम लोग जो है देख रहे थे, ठीक है। चलो तो आज उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा जाए। एक दो रिएक्शंस इसमें और हैं और फिर उसके बाद थोड़ी मज़ेदार बातें भी हैं, है ना। चलिए तो लिखो, सल्फोनेशन हम लोग देख लिए थे। अब इसमें चौथा है फ्रीडल क्राफ्ट्स एल्काइलेशन, ठीक है। दो रिएक्शंस हैं सेम नाम से, एक है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है ना। दोनों देख लेते हैं अलग अलग। एल्काइलेशन का मतलब क्या, बेंजीन पर कोई एल्काइल ग्रुप का जोड़ देना, है ना। तो जैसे देखो, मान लो सेम वही ऐसे ही रिएक्शन है कि बेंजीन ले लिया और एरो पर हम लोग एक एल्काइल हैलाइड ले लिए, ठीक है, और साथ में एनहाइड्रस AlCl3 ले लिए। मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि एनहाइड्रस AlCl3 लिखा हो या सिंपली AlCl3 लिखा हो, दोनों का मतलब क्या है एग्जैक्टली सेम समझेंगे हम लोग। वैसे तो दोनों थोड़ा सा अलग हो सकते हैं। एनहाइड्रस मतलब वाटर बिल्कुल भी नहीं है ना। अगर वाटर होगा मीडियम में तो AlCl3 का लुइस जो एसिडिक स्ट्रेंथ है या लुइस एसिडिटी है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो कैसे ख़त्म होगी, क्या होगा, वो इनऑर्गेनिक का पार्ट है, वो हम लोग बाद में देखेंगे, है ना, या कभी मौका मिलेगा तो बता देंगे। तो एल्काइल हैलाइड को अगर हम लोग AlCl3 के प्रेजेंस में ले लें या एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में ले लें, अपने लिए AlCl3 और एनहाइड्रस AlCl3 दोनों का मतलब क्या समझ रहे हैं, सेम समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन करा देंगे तो बन जाएगा, यहाँ पर आकर ये वाला R पार्ट आकर यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो बेंजीन पर बेसिकली एक एल्काइल पार्ट आकर जुड़ गया है, इसीलिए इसका नाम है एल्काइलेशन। और फ्रीडल क्राफ्ट ने इनको इस रिएक्शन को दिया था, इसलिए इसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। समझे बात, मतलब इन दोनों के मिक्सचर से यहाँ पर भी हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बना रहे होंगे R पर, ठीक है। बनाए थे ना लास्ट क्लास में, हर जगह हम लोग इलेक्ट्रोफाइल बना रहे थे और इलेक्ट्रोफाइल फिर बेंजीन पर अटैक करता है और फिर ये रिएक्शन देता है। तो यहाँ भी इस मिक्सचर से हम लोग कहीं ना कहीं R पर प्लस चार्ज ला रहे होंगे, मतलब इलेक्ट्रोफाइल बना रहे होंगे, ठीक है। तो इसको मैकेनिज्म में और समझेंगे हम लोग, है ना। अच्छा, तो ये रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन कहलाता है। लेकिन ये रिएक्शन और भी मेथड से कराया जा सकता है, मतलब जहाँ जहाँ भी जिन जिन प्रोसेसेस में अगर हम लोग R पर प्लस मतलब कार्बोकेटाइन टाइप का अगर वो बनाने में किसी भी मैकेनिज्म से कामयाब हो गए तो वहाँ भी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा। जैसे ऐसे समझो, जैसे मान लो अगर हम लोगों ने ले लिया अल्कोहल, ले लिया अल्कोहल में हम लोगों ने H+ डाल दिया, E1 मैकेनिज्म याद है, अल्कोहल में H+ डाल देते थे तो कार्बोकेटाइन बनता था, नहीं। तो अगर इसका और इसका मिक्सचर दिया है तो भी यही चीज़ बन जाएगी, मतलब यहाँ से भी यही मिलेगा। या मान लो अगर हम लोग कुछ ऐसा एल्कीन ले लें RCH2 और इसमें H+ डाल दें, तो इसमें H+ डाल दोगे तो यहाँ पर अटैक करेगा और इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर ये जाके बेंजीन से जुड़ जाएगा। मतलब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता नज़र आ रहा है वो यहाँ पर CH3 और यहाँ पर कौन पार्ट आ जा रहा है, R पार्ट आ जा रहा है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये भी एल्काइल पार्ट ही है ना। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है। बेसिकली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का जो रिएजेंट है वो यही है, लेकिन क्योंकि एक मैकेनिज्म है तो जिन जिन मेथड से आप कार्बोकेटाइन बना सकते हैं, मैंने 2 एग्जाम्पल लिखे हैं और भी हो सकते हैं, तो जिन जिन मेथड से आप कार्बोकेटाइन बना सकते हैं वहाँ एल्काइलेशन हो जाएगा बेंजीन पर, ठीक है ना। तो हम लोग क्वेश्चंस के दौरान समझेंगे कैसे कहाँ बन सकता है। चलिए, तो ये बात समझ में आ गई। तो इसका भी मैकेनिज्म बहुत आसान है ना। देखो, अगर इसका मैकेनिज्म हम लोग लिखना चाहते हैं तो इसमें भी 3 ही स्टेप होंगे, है ना। देखो ऐसा क्या, पहला स्टेप होगा कि जो मान लो हमने एल्काइल हैलाइड के नाम पर हम लोगों ने एल्काइल क्लोराइड ले लिया है और साथ में ले लिया है AlCl3। AlCl3 अपना लुइस एसिड है और क्लोरीन जो है
इस पर लोन पेयर है तो लुईस बेस हो जाएगा, दिस विल एक्ट एज लुईस बेस, और ये इसमें अपना इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा, बन जाएगा RCl, इस पर प्लस चार्ज, और आ जाएगा AlCl3 माइनस। ठीक वैसा ही जैसा हैलोजेनेशन के समय एक इंटरमीडिएट एसिड बेस एडक्ट बनता था, क्या वहाँ पर अगर क्लोरीन ले लेते थे Cl2 तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन ऐसा होता था, ठीक वैसे ही बन जाएगा। और फिर क्या होता था कि ये यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर बन जाएगा क्या R+, और साथ में बन जाएगा AlCl4 माइनस। तो यहाँ पर ये एल्काइल पर कार्बोकेटाइन बन गया और यही अपना यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की तरह सर्व करेगा। क्योंकि कार्बोकेटाइन बना है तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी, क्या भाई, रीअरेंजमेंट इज़ पॉसिबल, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन बना है तो बिना रीअरेंजमेंट कराए कार्बोकेटाइन पर प्रोडक्ट नहीं सोचेंगे, ठीक पहले जैसा, ठीक है। जहाँ जहाँ कार्बोकेटाइन बनता है वहाँ हम लोग रीअरेंजमेंट सोचते हैं, ठीक है। चलिए, तो R+ बन गया, अब ये R+ बेंजीन पे अटैक कर जाएगा और बाकी आगे के दोनों स्टेप हैं वो एग्जैक्टली क्या होने वाले हैं, सेम होने वाले हैं, ठीक है। तो ये हो गई अपनी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। अगर हम लोग इसकी बात करें, है ना, तो इसको देखो, अगर मान लो आपने एक अल्कोहल ले लिया है तो यहाँ पर अल्कोहल एक्ट करेगा लुईस बेस की तरह, और मीडियम में अगर हमने H+ डाल दिया तो ये H+ इस अल्कोहल पे कर जाएगा अटैक, तो ROH2+ ऐसा कुछ बन जाएगा, और ये क्योंकि एक बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया है तो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर हो जाएगा और R+ यहाँ पे बना देगा। तो यहाँ पर भी हम लोग कार्बोकेटाइन पा ले रहे हैं और यहाँ पे भी फिर बेंजीन पर अटैक होकर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा। या अगर हम लोग ये वाली कंडीशन भी देखें तो देखो RCH डबल बॉन्ड CH2 है और मान लो मीडियम में H+ दे दिया है, तो इस एल्कीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक तो होगा ही। किस कार्बन पे होगा? उस कार्बन पे होगा जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन दे। बोलो तो ज़रा, मतलब ऐसा वाला, याद है ना? यहाँ पे मैं नई बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये वही बात चल रही है कि भाई HBr का एडिशन अगर इसमें करा रहे हैं तो Br- आकर इस पर जुड़ जाता क्या, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मीडियम में आपको H+ दिया हुआ है, जो नेगेटिव काउंटर पार्ट होगा वो उतना बेटर न्यूक्लियोफाइल नहीं दिया होगा जैसे डाइल्यूट H2SO4 लिया होगा, है ना, क्योंकि SO4 2- जो होता है वो बढ़िया न्यूक्लियोफाइल नहीं होता है, पहले भी हम लोग बात किए हैं, ठीक है, याद है सबको बात। तो अगर एक एल्कीन दे दिया है और H+ का उस पर अटैक करा दिया है तो फिर इस तरह का कार्बोकेटाइन बन जाएगा, फिर यहाँ पर कार्बोकेटाइनिक रिएरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी और फिर फाइनली ये बेंजीन पर अटैक करके फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन दे देगा। समझे बात, है ना? बहुत सिंपल सा मैकेनिज्म है, बस जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आपको समझना है, ठीक है। अच्छा, ये स्टेप यहाँ से ये वाला, ये हैलोजेनेशन के समय भी हमने बाहर कर दिया था और यहाँ पर भी बाहर कर दिया जा रहा है। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई एक लुईस बेस अगर लुईस एसिड से एक ऐसा एडक्ट बनाता है, क्या बनाता है? एडक्ट। एडक्ट क्या होता है? एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। एडिशन प्रोडक्ट को जोड़कर एक शॉर्ट फॉर्म बना दिया गया है, क्या? एडक्ट, ठीक है, एडिशन प्रोडक्ट। तो जब भी ऐसा एडक्ट बनता है तो ये हमेशा चांसेस होता है कि जैसे जो कोऑर्डिनेट किया है एक लुईस एसिड के साथ, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर, वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है, समझे बात, वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर यहाँ से बाहर हो जाता है, समझ गए। तो ये काम अब आने वाले मैकेनिज़म्स में हम लोग ऑलमोस्ट हर जगह करेंगे। जब भी एक लुईस एसिड एक लुईस बेस के साथ एडक्ट बनाएगा तो इस बात के भी चांसेस होते हैं कि जो एडक्ट बना है उसमें जो एटम कोऑर्डिनेट किया है लुईस एसिड के साथ, ये लुईस एसिड था, ये एटम कोऑर्डिनेट किया है, तो ये एटम जो दूसरे एटम से जुड़ा होगा इससे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लेकर बाहर होने का टेंडेंसी हमेशा रखेगा। समझ गए बात ना? तो इसी वजह से ये हम लोग ऐसा किए हैं और अब आगे आने वाले मैकेनिज़म्स में लगभग जहाँ जहाँ ऐसा एडक्ट बनता है वहाँ पर आप हमेशा ये बात सोचेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, तो ये हो गया अपना। अच्छा, इसके बाद स्टेप 2 और 3 लिखने की ज़रूरत हमको नहीं है,
है ना, लेकिन आप 2 लाइन की जगह छोड़ेंगे, आप वो दोनों मैकेनिज्म्स इसमें कंप्लीट करेंगे। ये तो हो गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब इसका अटैक आप बेंजीन पे कराओगे स्टेप 2 और फिर डीप्रोटोनेशन कराओगे स्टेप 3। ठीक है, तो ये करके आप लिखोगे 2 पेज छोड़कर। क्लियर हुआ इतना बात? ठीक है, तो इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, कि बेंजीन पर एक एल्काइल ग्रुप आकर जुड़ जाता है। लेकिन ध्यान रहे कि इसमें कार्बोकेटाइन बनता है, चाहे कोई भी हो, तो रीअरेंजमेंट के बिना ये एल्काइल पार्ट यहाँ पर नहीं जोड़ोगे। ठीक है, अब फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो पहले इतना नोट कर लिया जाए और उसके बाद ड्रॉबैक्स पर थोड़ा सा एक बार डिस्कशन सोचा जाए। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, वीडियो पॉज करके। लिख लिया है? चलो, लिखो ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसमें लिखिए पॉइंट नंबर 1। ठीक है, लिखो लिखो since carbocationic rearrangement is possible, so desired product is not always obtained। ठीक है, since carbocationic rearrangement is possible, so desired product is not always obtained। समझ गए भाई? हम कुछ एक एल्काइल हैलाइड लेकर AlCl3 डालकर हम एक प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर क्योंकि कार्बोकेटाइनिक रिएजमेंट का पॉसिबिलिटी है, कार्बोकेटाइनिक रिएजमेंट होकर वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कोई और प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये इसका एक ड्रॉबैक हो गया, है ना, कि जो हम हर बार बनाना चाहते हैं ज़रूरी नहीं है कि हर बार वही बने, क्योंकि रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर बात है ना? सेकेंड पॉइंट लिखा जाए। हाँ, अब सेकेंड थर्ड पॉइंट जो है, सेकेंड थर्ड फोर्थ पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहला पॉइंट तो ठीक है, नॉर्मल है, वो पता ही है। सेकेंड पॉइंट लिखो पॉली एल्काइलेशन almost always occurs। पॉली एल्काइलेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑकर्स। क्या बोला गया? कि पॉली एल्काइलेशन लगभग हमेशा हो जाता है। जैसे मान लो, समझाते हैं इस पॉइंट को। जैसे मान लो हमने CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 ले लिया, ठीक है, और बेंजीन का लेट अस से हमने 1 मोल ले लिया है, और 1 मोल हम लोगों ने ये ले लिया है एल्काइल हैलाइड। ये तो वापस मिल जाता है, कैटलिस्ट है, तो इसको तो थोड़ा भी अमाउंट ले लेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। तो ये 1 मोल ले लिया है, ये 1 मोल ले लिया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट बड़े मज़े से 1 मोल मिलेगा, है ना। लेकिन ये 1 मोल नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि पॉली एल्काइलेशन हो जाता है। ज़रा समझो, देखो यहाँ पर क्या होगा, पहले ये दोनों रिएक्ट करके CH3 प्लस कार्बोकेटाइन और AlCl3 AlCl4 माइनस बना लेंगे, ठीक है। फिर ये बेंजीन पर अटैक कर जाएगा और ये बन जाएगा, ठीक है। मान लो कुछ एक मॉलिक्यूल ये बन गया, है ना, टॉल्वीन है ना, ये टॉल्वीन बन गया। मान लीजिए लेटस से कि 1 मोल से लेटस से 1/3 मोल बन चुका है, ठीक है। अच्छा, तो इसका 1/3 मोल खर्च हुआ होगा।
अभी भी अब नया जो CH3 प्लस कार्बोकेटाइन जो नया बन रहा होगा, अब क्योंकि ये भी आपके पास 2/3 मोल बचा है, ये भी 1/3 मोल बन गया है ना, दोनों हो गए हैं। तो अब क्योंकि ये भी कंसिडरेबल अमाउंट में बन चुका है, तो अब जो नया कार्बोकेटाइन बनेगा इसके पास दो ऑप्शंस होंगे, मतलब आइदर दिस न्यूली फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन, नया जो कार्बोकेटाइन बना है, या तो ये इस बेंजीन पर अटैक करना चाहेगा या ये इस बेंजीन पर अटैक कर सकता है। मतलब दो इसके पास ऑप्शन जनरेट हो गए हैं। अब देखो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, तो ये क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि भाई ये अपना पाई बॉन्ड दे रहा है इसको अटैक करने के लिए, है ना। तो इसका मतलब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है। सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा किससे रिएक्ट करेगा, न्यूक्लियोफाइल से, है ना। न्यूक्लियोफाइल किससे रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल से। एसिड किससे रिएक्ट करेगा, बेस से। बेस किससे रिएक्ट करेगा, एसिड से। वही बात है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल है तो ये न्यूक्लियोफाइल है। तो अच्छा, अब क्योंकि दोनों ऑप्शन इसके सामने हैं, तो अब ये भी देखेगा कि भाई कौन तेज़ी से रिएक्ट कर रहा है। हो सकता है कि इसका और इसका रिएक्टिविटी अगर डिफरेंट हो, अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव हो या कम रिएक्टिव हो, तो इससे रिएक्ट करने का जो चांसेस है, जो रेट है, वो इसका ज़्यादा हो जाएगा, तो इससे ये रिएक्ट कर जाएगा। नहीं समझे मेरी बात, समझ गए। देखो क्योंकि यहाँ पर CH3 ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, सबको मालूम है, या और प्लस आई भी लगेगा, प्लस आई भी है और हाइपर कॉन्जुगेशन भी है। मतलब ये CH3 ग्रुप बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंट्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा चलो, GOC याद करो एक बार। GOC में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने ऐसा किया था कि अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग, ऐसा अपने फोस्टर में क्वेश्चन था, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन किया गया होगा, उसको हम लोग बात समझे थे। क्या समझे थे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐसे समझे थे कि कोई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन बेंजीन को दे रहा हो तो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो तो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हाइपर कॉन्जुगेशन से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देगा और प्लस आई इफेक्ट से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन देगा। बोलो भाई, देगा ना। तो जिसकी, इसको तो मुझे रिवाइज कराने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि ये तो पढ़े हैं हम लोग पहले, ठीक है। तो हाइपर कॉन्जुगेशन से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है और प्लस आई इफेक्ट से भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच रहा है। तो इस बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिव टू इस बेंजीन रिंग से ज़्यादा है। तो क्योंकि न्यूक्लियोफाइल होना मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होना, है ना। मतलब जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयर्स, जितना ज़्यादा, है ना, इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इस पर होगा, उतना ज़्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल वो कहलाएगा। तो क्योंकि इस पर कोई ग्रुप नहीं है और इस पर एक ऐसा ग्रुप लगा है जो बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, तो ये एक, और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज़ है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका अटैक इस पर होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा। तो इस वजह से ये बेंजीन रिंग इज़ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन दिस बेंजीन रिंग। क्लियर बात। तो इस वजह से इसका अटैक इस पर ज़्यादा तेज़ी से होगा एज़ कम्पेयर टू इससे। तो मतलब इसका जो प्रेफरेंशियल अटैक है वो इस पर ना होकर इस पर होगा, और इस पर अगर होगा तो अपने एक CH3 तो इसके पास था ही, और मान लो एक CH3 और आ गया, क्या ये बन गया। तो अब इससे ये बनने लगा, ठीक है। अच्छा, इससे भी कुछ कुछ रिएक्ट कर ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि अब जब ये बन गया तो अब नहीं, इससे एकदम ही रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। इससे तेज़ी से होगा, इससे धीमे धीमे होगा। तो इस वजह से ये प्रोडक्ट बन गया है, लेकिन अभी भी इससे रिएक्शन तो हो ही रहा होगा ना, क्योंकि इसका भी तो अमाउंट बचा है 2/3 मोल। क्लियर। तो अब जैसे जैसे रिएक्शन और फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, ये बनेगा, ये भी बनता रहेगा। अब इस नए बने हुए CH3 प्लस के पास अब कितने ऑप्शन हो गए भाई, 3 ऑप्शन हो गए। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। तो अब इसमें तो दोनों तरफ से प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन है। प्लस आई भी इधर से है, इधर से है, हाइपर कॉन्जुगेशन भी इधर से है, हाइपर कॉन्जुगेशन इधर से भी है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इससे भी ज़्यादा हो गया, तो इसका अब प्रेफरेंशियल अटैक इस पर भी होने लगेगा तेज़ी से। तो भाई और भी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा मान लो। बोलो भाई, बात समझ में आई। फिर इसी तरह से क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज़्यादा हो गई तो इस पर भी अटैक होने लगेगा।
मतलब हम चाह रहे थे कि इसके 1 मोल से कंप्लीट 1 मोल ये मिले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इससे फिर ये मिल गया, इससे फिर ये मिल गया, तो प्रोडक्ट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अब इसका 1 मोल नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि इसी से तो ये और ये बन गए हैं। समझ रहे हैं ना बात मेरी? तो इस वजह से पॉली एल्काइलेशन ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑकर्स। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो बनने वाला प्रोडक्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, वो +H मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन और +I से इसको इलेक्ट्रॉन रिच बना देता है, जिसकी वजह से इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इसका अटैक प्रेफरेंशियली इस पर होना शुरू हो जाता है, तो पॉली एल्काइलेशन का। ठीक है, चलिए मज़ेदार बात है ना, नोट कर लो जल्दी से इसको, आगे बढ़ लिया जाए। 2 पॉइंट हो गए ना। इसी ड्रॉबैक में पॉइंट नंबर 3, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का जो ड्रॉबैक है उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है 3rd और 4th, जो अब हम लोग करने जा रहे हैं। लिखो लिखो, if any strong electron withdrawing group, if any strong electron withdrawing group is present on benzene ring, then Friedel Crafts alkylation fails. If some strong electron withdrawing group is present on benzene ring, then Friedel Crafts alkylation fails because alkyl carbocation is a weaker electrophile. Because alkyl carbocation is a weaker electrophile. समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो ये बेंजीन था और इसमें R+ का हम लोग बेसिकली अटैक करा रहे थे, ठीक है, इसका अटैक इस पर हम लोग बेंजीन पर करा रहे थे। चूँकि ये एक वीकर इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि इसको बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, कोई भी एल्काइल होगा तो उसमें कई तरफ से +I लग रहा होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा होगा, कुछ केसेस में रेजोनेंस भी लग सकता है। तो इस वजह से है ना, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मतलब इस पर जो पॉजिटिव चार्ज इंटेंसिटी है उतनी ज़्यादा नहीं होती, मतलब एक ये वीकर इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आता है, ठीक है, क्योंकि जो अदर फैक्टर्स हैं उसको इलेक्ट्रॉन पहुँचाते हैं, ठीक है। तो ये जो R+ है, इट इज़ अ बेसिकली वीक इलेक्ट्रोफाइल। तो वीक इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से अगर बेंजीन है तब तो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन अगर मान लो बेंजीन पर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन? जो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या कर ले, अपनी तरफ खींच ले, मतलब इस बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दे, मतलब कि इस बेंजीन की न्यूक्लियोफिलिसिटी घटा दे, मतलब इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचोगे तो इस बेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे स्ट्रांग लगा हुआ है तो इसका अटैक इस पर नहीं हो पाता है। तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन जो है ना, वो फेल कर गया है, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल्स। या हम लोग ऐसा भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि पुअर यील्ड, समझे बात, मतलब क्वेश्चन इसमें 2 नाम लेकर आएगा कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग, है ना, बेंजीन रिंग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल्स, ठीक है। तो आपको बस चेक करना है कि यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। या ऐसा भी क्वेश्चन में लिखा रह सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजीन रिंग्स गिव्स पुअर यील्ड ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, उसका मतलब भी सेम है, सेम क्वेश्चन है, सेम बात है, बस अलग तरीके से पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखो, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्ट्रॉन्ग जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे NO2 लगा रहे, जैसे CN ग्रुप लगा रहे, जैसे CHO ग्रुप लगा रहे, जैसे कीटोनिक ग्रुप लगा रहे,
है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा रहे हैं, कोई भी स्ट्रॉन्ग जैसे NH3+ ग्रुप लगा रहे हैं, है ना, इसके सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस, NR3+ लगा रहे हैं, है ना, या NH2R+ लगा रहे हैं, है ना, या NHR2+ ऐसा लगा रहे हैं, है ना, या CCl3 लगा रहे हैं, या CF3 लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग माइनस आई, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई, इन सब का बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई होता है, ठीक है। या ऐसा कोई भी ग्रुप जो स्ट्रॉन्ग -M या -I ग्रुप इफेक्ट लगाता हो, तो ये सारे जो ग्रुप लगे रहेंगे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है, जिसकी वजह से बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो ये रिएक्शन फेल कर जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको गलती नहीं करोगे, है ना। और सिर्फ फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल होता है ना। आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रह सकता है कि आप बाद में कंफ्यूज हो जाते हो, ऐसा क्वेश्चन कि ये ऐसा NO2 लगा है और यहाँ पर लेटर से दे दिया है मान लो Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो आप बोलते हो सर ये तो फेल कर जाएगा, है ना, क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। ये नहीं फेल करेगा। ये क्या करा रहे हैं हम लोग? ये हैलोजनेशन करा रहे हैं। हैलोजनेशन नहीं फेल करेगा, नाइट्रेशन नहीं फेल करेगा, सल्फोनेशन नहीं फेल करेगा। कौन फेल करेगा? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल करेगा। समझे बात ना? तो यहाँ रिएक्शन होगा, मतलब ये नहीं, यहाँ पे रिएक्शन होगा, है ना। लेकिन अगर इसके साथ RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 दिया है तो यहाँ रिएक्शन नहीं होगा। समझे ना? तो ये गलती मत करना, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल्स, नॉट एवरी ES रिएक्शन, ठीक है। चलो, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए भाई। फिर नोट कर लिया है, पॉइंट नंबर 4 लिखा जाए। एक पॉइंट नंबर 4 ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। देखो, लिखो, इफ some electron donating Lewis basic group, if some electron donating Lewis basic group is attached to benzene ring, if some electron donating Lewis basic group is attached to benzene ring, then also Friedel-Crafts alkylation fails. Then also Friedel-Crafts alkylation fails. ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा पच नहीं रहा होगा, ये पॉइंट थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने में दिक्कत है। कि मान लीजिए कि अपने पास ऐसा कोई ग्रुप है और इसमें हम लोग Friedel-Crafts alkylation करा रहे हैं, या इसमें अगर आपको दे दिया है RCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ठीक है, लुईस एसिड है, तो यहाँ पर भी Friedel-Crafts एल्काइलेशन जो हो जाता है वो फेल हो जाता है। लेकिन इसके ठीक विपरीत बात है ये। आप कंफ्यूज हो गए, सर यहाँ पर तो ये इस पर लोन पेयर है, तो ये तो बहुत अच्छा +M कर रहा होगा बेंजीन के साथ, मतलब बेंजीन में इलेक्ट्रॉन पहुँचा रहा है, बेंजीन को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बना रहा है ना, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना बेंजीन को, तो बेंजीन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है बेंजीन के पास, फिर क्यों नहीं हो रहा है? ये बात तो समझ में आई, तो फिर ये तो होना चाहिए था। तो यहाँ वजह थोड़ी सी दूसरी है। देखो यहाँ पे एक बात ये है, हम लोगों ने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लुईस बेसिक ग्रुप, मतलब लोन पेयर होना चाहिए एक्स्ट्रा। जैसे कौन? जैसे NH2 हो जाए, जैसे NR2 हो जाए, है ना, जैसे NHR हो जाए, है ना, जैसे OH हो जाए, केवल यही, है ना, केवल ये ग्रुप, इसके अलावा और कोई नहीं सोचोगे, है ना। यही स्ट्रॉन्ग लुईस बेसिक ग्रुप होते हैं, ठीक है, अपने मतलब इसके कंटेक्स्ट में, ES के कंटेक्स्ट में। तो यहाँ पर ये अगर ग्रुप्स लग गए अपने पास, है ना, तो भी ये रिएक्शन फेल कर जाता है ना। क्यों कर जाता है? क्योंकि देखो ये लुईस एसिड है, और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, ये इससे बेटर लुईस बेस हो जाते हैं, तो यही इसको इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर देता है। और जब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर या ऑक्सीजन का लोन पेयर इसको
AlCl3 को अगर इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर देगा तो इस पर चार्ज आ जाएगा प्लस, और चार्ज प्लस आ गया तो ये इस कैटेगरी में आ गया, इस कैटेगरी में आ गया, इस कैटेगरी में आ गया। बात समझ में आ रही है ना? तो अब ये स्ट्रॉन्ग माइनस आई ग्रुप हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन से क्या कर लेता है, खींच लेता है। तो सिंस लुईस एसिड से यही रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर भी रिएक्शन फेल कर जाता है। ठीक है, तो ये स्ट्रॉन्ग लुईस बेसिक ग्रुप हैं, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये और ये पॉइंट के केसेस में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन फेल कर जाता है। ठीक है, चलो नोट कर लो, जल्दी से आगे बढ़ा जाए। अभी इसमें और मत सोचना सर और कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है और क्या हो सकता है, वो हम लोग क्वेश्चंस में समझ लेंगे। जब आप क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करोगे तो आप देखोगे कि इन्हीं ग्रुप्स को लेकर ही पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ये बेंजीन दे दिया और यहाँ पर CH3 लगा दिया और इसमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन करा रहा है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन यहाँ पे करा रहा है, बताओ, मेरा सवाल है कि क्या ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देगा या नहीं देगा, बताओ, है ना? तो ये देगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन देगा। क्यों देगा भाई? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो है हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई से, लेकिन ये लुईस बेसिक ग्रुप नहीं है मिथाइल, क्योंकि इसके पास लोन पेयर नहीं है। लुईस बेसिक ग्रुप्स होने चाहिए, मैं बार बार वो उस बात पे एम्फेसिस कर रहा हूँ, लुईस बेसिक, जिसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर हो जो इसके साथ कोऑर्डिनेट करे, इसके पास नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ये चीज़ नहीं हो पाएगी। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बड़े मज़े से देगा, केवल इन ग्रुप्स के साथ आप ये बात सोचेंगे। ठीक है, चलो अब बात क्लियर हुई होगी, है ना? चलो इसको क्लियर कर रहा हूँ मैं, इसको नोट कर लिए सब लोग। आ जाओ भाई, एक और इसमें एक रिएक्शन रह गया है, उसको भी नोट कर लिया जाए। लिखो देखो, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना? तो यहाँ पर है एसाइल ग्रुप, एसाइल ग्रुप को जोड़ना है, और एसाइल ग्रुप क्या होता है, RC⋯O, इस ग्रुप को एसाइल बोलते हैं। तो अगर ये पोर्शन यहाँ वाले बॉन्ड से जाकर हम बेंजीन पर जोड़ दें तो उसको बोलेंगे हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे मान लो अगर CH3C⋯O ऐसा हो तो इसका नाम हो जाता है एसिटाइल ग्रुप, है ना, एसिटाइल ग्रुप, क्योंकि CH3COOH एसिटिक एसिड से ये बना हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा क्या, एसिटाइल ग्रुप, है ना? जैसे सिंपली अगर हम लोग बेंजीन है C⋯O ऐसा है तो इसका नाम हो जाएगा बेंजॉइल ग्रुप। ठीक है, बेंजॉइल ग्रुप, समझ गए बात? तो कॉमनली इट इज कॉल्ड एसाइल ग्रुप, अगर ये है तो एसिटाइल ग्रुप, अगर ये है तो बेंजॉइल ग्रुप। ये इनका कॉमन नेम है ना, जो बिना स्ट्रक्चर दिए इसका नाम लिखा रह सकता है, इसलिए ये दोनों बता दिए गए। समझ गए? तो अब फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ठीक फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन के जैसा है ना? जैसे ऐसे समझो, बेंजीन ले लिया और इसका रिएक्शन मान लीजिए हम लोग को करा दिया गया एसिड क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, है ना? तो सेम वैसा ही रिएक्शन यहाँ पर होगा, ये कोऑर्डिनेट करके इसकी बात मैकेनिज्म करेंगे हम लोग, है ना? यहाँ पर Cl हटा के जो पोर्शन बचा वो यहाँ आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे मान लो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जाए और उसमें स्ट्रॉन्ग कोई मिनरल एसिड डाल दिया जाए तो भी यही प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा, है ना? और ये ग्रुप आके जुड़ रहा है और इसको अभी अभी हम लोगों ने एसाइल ग्रुप घोषित किया हुआ है, क्या? तो ये एसाइलेशन हो गया, है ना? अच्छा, इसी तरह से इसका एक और रिएजेंट है कि मान लो अगर हम लोग कोई एसिड एनहाइड्राइड ले लें और उसमें AlCl3 डाल दिया जाए, एसिड एनहाइड्राइड में AlCl3 डाल देंगे तो भी, है ना, कोई एक तरफ से बाहर जाएगा, ये कोई भी एक एसाइल ग्रुप यहाँ पर आकर
इस तरह से जुड़ जाएगा। सो दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है, अभी इसमें मत परेशान हो कि सर इधर से जाएगा या इधर से जाएगा, है ना, दोनों में से कहीं से भी जा सकता है। अगर ये दोनों आर पार्ट डिफरेंट है ना, तो दोनों तरह के प्रोडक्ट मिलेंगे आपको। एक आर पार्ट इधर वाला और आर डैश मान लो इधर वाला है, तो वो भी प्रोडक्ट मिलेगा। उसमें कोई बाइफर्केशन या कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इधर से भी टूट सकता है, इधर से टूट के दूसरा वाला भी जुड़ सकता है। ठीक है, अभी उसका मैकेनिज्म समझेंगे, वहाँ पर कैसे इलेक्ट्रोफाइल बनता है, तो उस पर हम लोग बात करते हैं। फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए, ये बात समझ में आई गई है। एसाइल ग्रुप किसको बोलते हैं हम लोग? सेम चीज़ है, बस यहाँ पर एसाइल ग्रुप आकर जुड़ा हुआ है। ठीक है, जल्दी से नोट करो। हो गया, चलो। तो इसमें भी देखो हम लोग क्या करते हैं कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वाला मैकेनिज्म देख लेते हैं। स्टेप 2 और स्टेप 3 आपको 2 लाइन की जगह छोड़कर क्या वीडियो पॉज करके आप उसको कंप्लीट कर लेंगे, है ना। स्टेप 2 अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग, और स्टेप 3। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हम लोग तीनों केस ले रहे हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग कोई एसिड क्लोराइड ले लिए हैं और साथ में ले लिए हैं AlCl3, तो AlCl3 अब भी अपना लुईस एसिड है और ये लुईस बेस हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें कोऑर्डिनेट कर देगा, बन जाएगा RC≡OCl, AlCl3 इस पर आ जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा प्लस। अभी हम लोगों ने बात किया कि ये बाहर हो जाता है एडक्ट से, तो ये बन जाएगा RC≡O प्लस चार्ज, और साथ में बन जाएगा AlCl4 माइनस। ठीक है, तो ये बन गया अपना इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। अब ये बेंजीन पर अटैक कर जाएगा और फिर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ये तो विनाइलिक बन गया क्या? ये तो अनस्टेबल कार्बोकेटाइन होता है ना। ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? सोचिए एक बार, बताइए, बताएंगे क्या? मतलब सोचिए, स्टेबल कार्बोकेटाइन है या अनस्टेबल है? विनाइलिक कार्बोकेटाइन जैसा दिख रहा है ना, क्योंकि उस कार्बन पर पॉजिटिव है जिस पर पाई बॉन्ड है ना, और वो हाईली अनस्टेबल होता है। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH प्लस, इसको हम लोग बोलते हैं विनाइलिक, और ये वाला कार्बोकेटाइन जो होता है वो हाईली क्या होता है? अनस्टेबल होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। याद है बात? तो ये भी तो वैसे ही बना है, उसी कार्बन पे प्लस चार्ज है जिस पर पाई बॉन्ड है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा कि ये हाईली अनस्टेबल है सर, ये क्यों बना, है ना। अनस्टेबल है तो आप बताए थे कि ऐसा कार्बोकेटाइन कहीं बनेगा तो वो उसके बनने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये कार्बोकेटाइन ये नहीं है, क्योंकि यहाँ कार्बन है इस पॉजिटिव चार्ज वाले बगल वाले पर, यहाँ ऑक्सीजन है जिसके पास लोन पेयर है 2-2, और ये लोन पेयर के जस्ट बगल में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, तो ये बैक बॉन्डिंग यहाँ पर कर जाएगा, और बैक बॉन्डिंग करके RC≡O इस पर प्लस चार्ज ऐसा बना लेगा। समझे बात? तो ये बैक बॉन्डिंग से इसका ऑक्टेट एकदम कंप्लीट कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज ख़त्म कर दिया है। तो ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है ना, और इसको हम लोग इसको बोलते हैं एसिलियम कार्बोकेटाइन। एसाइल से बना एसिलियम। ठीक है, तो ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, अभी भी कुछ लोगों को फिर से शंका हो गई होगी कि सर ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज तो हाईली अनस्टेबल होता है। ऐसा नहीं कहा गया है कभी, किसी पुराण में, किसी किताब में ऐसा नहीं कहा गया है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल नहीं है। ऑक्टेट इनकम्प्लीट अगर होगा किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन किसी पर, ऑक्टेट इनकम्प्लीट के साथ पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है। यहाँ इस पर टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़ो इस ऑक्सीजन पर, देखो 2, 2 4, 2 6 और 2 ये बैठा है 8,
तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑक्टेट कंप्लीट के साथ पॉजिटिव चार्ज किसी भी पर आ सकता है, ठीक है ना, उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ के बात? तो ये हाईली स्टेबल कार्बोकेटाइन बना है, एसिलियम कार्बोकेटाइन, ठीक है। और फिर सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप आप जानते ही हो, इस पर अटैक कर जाएगा, है ना। बोलो भाई, बेंजीन इस पर अटैक करके बना देगा। मैं बना देता हूँ एक बार, चलो। ऐसा बेंजीन है अपना, और ये दोनों का मतलब तो सेम ही है, चाहे ये बना हो चाहे ये बना हो, ये दोनों आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ये प्लस चार्ज बेंजीन पर अटैक कर जाएगा, है ना, और इस तरह का इंटरमीडिएट बनता हुआ, है ना, H और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O R ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ये वीलैंड इंटरमीडिएट बन गया। फिर यहाँ से लास्ट स्टेप में ये H प्लस जाके वापस यहाँ कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। क्लियर बात? नोट कर लीजिए, ठीक है। दूसरा पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, है ना। ये पहला, जो दूसरा हम लोग देखे थे कि कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बना सकते हैं। देखो, अगर हम लोग कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें और उसमें कोई स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड डाल दें, जैसे H2SO4 H3PO4 टाइप का, तो ये H प्लस इस ऑक्सीजन पर कर जाएगा अटैक, क्योंकि अब मान लो आपने H2SO4 डाल दिया है। स्ट्रॉन्ग इनऑर्गेनिक एसिड कहने का मतलब कि कार्बोक्सिलिक एसिड तो वीक ऑर्गेनिक एसिड है, और स्ट्रॉन्ग और इनऑर्गेनिक एसिड कहने का मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो फिर रिलेटिवली ये बेस की तरह काम करने लगेगा, ये एसिड की तरह काम करने लगेगा। बोलो भाई, लास्ट क्लास में पढ़े हम लोग HNO3 और H2SO4 के बीच की बात, है ना। वैसे यहाँ पर भी हो जाएगा। तो ये H प्लस इस ऑक्सीजन पर कर जाएगा अटैक, बन जाएगा R C डबल बॉन्ड O, यहाँ आ जाएगा OH2 प्लस, और क्योंकि ये एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है तो यहाँ से ये बाहर हो जाएगा। बाहर हो जाने के बाद बना देगा R C डबल बॉन्ड O प्लस। बनने वाला कार्बोकेटाइन भी हाईली स्टेबल है, इसलिए बड़े मज़े से ये बाहर हो सकता है, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड और मिनरल एसिड के कॉम्बिनेशन से भी हम लोग एसिलियम कार्बोकेटाइन पा सकते हैं। क्लियर बात? नोट कर लीजिए। एक और केस रह गया, उसको भी समझ लिया जाए। मिटा रहा हूँ मैं इसको। देखो, तीसरा केस ऐसा है कि हम लोगों ने एक एसिड एनाइड्राइड ले लिया है, और इसमें अगर हम लोग AlCl3 डाल दें तो देखो ये वाला जो ऑक्सीजन है ये इसमें कोऑर्डिनेट कर जाएगा, बना देगा R C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O R, और यहाँ बन जाएगा AlCl3 माइनस इस ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। फिर से ये इससे एडक्ट बन गया है, तो ये किसी एक तरफ से, चाहे इस तरफ से चाहे इस तरफ से, कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, है ना। इस R और इस दोनों R पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है, चाहे जो भी हो, ये इधर से ही या इधर से, दोनों जगह से टूट सकता है। तो अगर आपको मान लीजिए क्वेश्चन में एक तरफ R और एक तरफ R डैश दिया हो, तो आप दोनों कार्बोकेटाइन बना के दोनों से प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है ना। कोई मेजर माइनर वाली बात यहाँ पर नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी भी बताते हैं। देखो, तो मान लिया कि इधर से टूटा, कि ये दोनों सेम है, तो यहाँ से टूट गया, मतलब ये पोर्शन पूरा बाहर हो गया। तो देखो क्या बनता दिखाई दे रहा है, R C डबल बॉन्ड O यहाँ पर प्लस एसिलियम कार्बोकेटाइन यहाँ बन गया, और दूसरी तरफ बन गया R C डबल बॉन्ड O, फिर देखो O AlCl3 माइनस, और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन की तरफ आ गए, तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब देखो, ये जो एसिलियम कार्बोकेटाइन बना है ना, ये बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज्ड है। और एक बार अगर आपको याद हो मेरी बात, हम लोगों ने एक बार बात करी थी कि जो बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी मिलती है वो सबसे ज़्यादा होती है ना, याद है ना बात। तो इस कार्बोकेटाइन का जो मेजर स्टेबलाइजिंग फैक्टर है वो इस ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग है, न कि इस R पार्ट का प्लस आई या हाइपर कॉन्जुगेशन या कोई भी इफेक्ट। समझ के बात ना। तो मेजर फैक्टर
इसको ये स्टेबलाइज कर रहा है ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग। तो इस वजह से आप ये नहीं सोचोगे कि सर इधर कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनता तो ये वाला बाहर करते, नहीं, क्योंकि ये आर पार्ट नहीं डिसाइड कर रहा है उसकी स्टेबिलिटी। कौन कर रहा है? ऑक्सीजन का बैक बॉन्डिंग मेजरली वही कर रहा है, ठीक है। तो चाहे इधर से निकालो चाहे इधर से निकालो, अगर दोनों आर पार्ट डिफरेंट है तो उस आर पार्ट के होने से इसकी स्टेबिलिटी पर बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं है, इसलिए दोनों तरफ से निकल सकता है। क्लियर हुई मेरी बात? तो इस वजह से अगर ये दोनों डिफरेंट दिया होगा तो आप दोनों बना सकते हो, ठीक है। तो ये अब बेंजीन पर अटैक कर जाएगा, एसिलियम हो जाएगा। समझ में आ गई इतनी बात? अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन को यहाँ से फिर आगे बढ़ाता है। ये बेंजीन के साथ रिएक्ट करके एसाइलेशन करा दिया, फिर ये जो बाई प्रोडक्ट बना ना, फिर इसमें क्या करता है, इसमें H+ डाल देता है। तो इसमें H+ डालने से क्या होगा, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट के फिर से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। मतलब इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। मतलब H+ इन प्रेजेंस ऑफ H2 हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये बन जाएगा। और फिर एरो पर एक स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड लिख दे तो फिर यहाँ पर ये इससे अटैक करके RC+O+ चार्ज फिर एसिलियम कैटायन बना देता है। मतलब इस पार्ट का रिएक्शन हो गया, फिर इस पार्ट से क्वेश्चन आगे बढ़ा देता है। तो फिर से एसिलियम कैटायन यहाँ से बन जाएगा, इसका हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा, फिर समझ के बाद। तो इस तरह से भी यहाँ पर रिएक्शन आगे बढ़ जाएगा। समझ गए इतना? चलो, तो ये तीसरा पार्ट था, है ना। चलिए भाई आगे बढ़ा जाए, नोट कर लो इसको। मेजर प्रोडक्ट बनाना है आपको, शुरू हो जाइए। आसान सा क्वेश्चन है, आसान से रिएक्शन है, फटाफट कर डालो। पहले सारा क्वेश्चन लिख दो, उसके बाद करना स्टार्ट करो। हो गया भाई? चलो, तो एक एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया जाए फटाफट। इसमें क्या बनाए हो, इसमें ये इससे कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे बाहर यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर यहाँ पर क्या करोगे, हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ पे प्लस आएगा, फिर ये बेंजीन पे अटैक करेगा। मतलब अगर मैं एक लाइन में आंसर लिखना चाहता हूँ तो मैं ऐसा लिखूँगा, बोलो, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमीन, कॉमन नेम है, फिनॉल बनाने के काम आता है। फिनॉल के प्रिपरेशन में पढ़ेंगे इसको, है ना। फ़िलहाल आप लिख लीजिए, नाम ना याद हो को ना सही, आगे याद हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, याद होने के बाद पर एक बात मुझे करनी है
देखो कई बच्चे जैसे अभी थोड़ा सा परेशान हो रहे होंगे, है ना, क्योंकि अब वो फेज़ आ गया, बहुत सारा पढ़ लिए हम लोग और बहुत है, याद कैसे होगा, याद कैसे होगा, है ना। तो आपको 3 चीज़ें करनी है, ठीक है। पहला, हर रोज़ जो पढ़े आप उसको जो रिवाइज़ करेंगे तो 4 पेज पीछे, हर रोज़ 4 पेज पीछे से पूरा रिवाइज़ करिए। हर रोज़ 4 पेज पीछे से, मतलब जो आज पढ़े नोट्स बनाए, जैसे ये पढ़ रहे हैं इसका नोट्स बनाए, इसको बनाने के बाद जब आप रिवाइज़ करोगे एक बार तो 4 पेज पीछे से आज का पूरा इतना रिवाइज़ कर लिए, फिर क्वेश्चंस लगाने बैठे, पहली बात। दूसरा, वीक में एक दिन पूरा एक बार देखना है, ठीक है, पूरा कि हाँ वुड्स पढ़े थे, हेलोजिनेशन में ये बातें पढ़े थे, ऐसा ऐसा बात, मतलब जो आपको लगे कि नहीं ये देख लेना चाहिए, जो आपको लगे अपने दिमाग। किसी को कुछ भूलता है, किसी को कुछ भूलता है, ठीक है, तो आपको जिस पे कॉन्फिडेंस हो कि नहीं नहीं ये याद है तो उसको रहने दो। जो लगे आपको कि मैं भूल रहा हूँ उसको एक बार देख लो। तो वीक में एक बार आप पूरा ऑर्गेनिक जितना पढ़े हो उसको देख लोगे, तो हर वीक देखोगे तभी आपको यहाँ पर सेट होगा बात, ठीक है। तीसरा बात ये हुआ कि आप क्वेश्चंस रेगुलर लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन से ही चीज़ें याद होंगी। कोई क्वेश्चन देखा, रिएजेंट देखा, नहीं समझ में आया तो छोड़ दिए, डाउट प्लेटफॉर्म पे बस फ़ोटो खींच के भेज दिए, नहीं, ऐसा नहीं करना है ना। फिर वो आप हमको पढ़ा रहे हो, आपको पढ़ना है, आपको याद करना है, तो आपको क्या करना होगा, वहाँ रुकिए, फिर आप कॉपी ढूंढिए, ये रिएजेंट, ये बात, ये कहाँ थी, ठीक है। मुझे मालूम है कि ये डिफ़िकल्ट है, आप उसी आलस के चक्कर में आप ये सर तो बता ही देंगे कि अच्छा ऐसा होता है तो हो जाएगा, नहीं, आप अपनी कॉपी में मतलब एक्सप्लोर कीजिए, अपनी कॉपी को एक्सप्लोर कीजिए, जो नोट्स बना रहे हैं आप उसमें जब ढूंढेंगे, 4 बार पलटेंगे तो आपको जगह समझ में आएगी, बात समझ में, अच्छा हाँ यहाँ पढ़े थे, ये किए थे, ओके, बहुत और बातें निकल कर आएंगी, ठीक है। ये काम ज़रूर करना है। दूसरा, ठीक है, तो ये 3 बात आपको ज़रूर आप करते रहेंगे, अपने आप आपको याद होता चला जाएगा, है ना, आप चाहें या ना चाहें तो भी, ठीक है ना। ये तीनों काम एकदम रिलीजियसली फॉलो करना है, जो मैं कह रहा हूँ करना है, ठीक है। दूसरी बात, हर साल इस समय तक आते आते, इससे थोड़ा पहले, इससे थोड़ा बाद में, बहुत सारे बच्चे आप ही की तरह इस चीज़ को लेकर हमसे सवाल पूछते हैं और वो भी घबराते हैं, परेशान होते हैं कि सर इतना है, याद कैसे होगा, सर इतना कैसे, भूल जा रहे हैं, बार बार पढ़ रहे हैं भूल जा रहे हैं, सर आगे पढ़ रहे हैं पीछे का भूल जा रहे हैं। ये आपकी प्रॉब्लम यूनिक नहीं है या नई नहीं है, ये चली आ रही है और चली जाएगी, चलती जाएगी। अगले साल भी मैं यही बात किसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन तब भी हर साल बच्चे ख़त्म होते होते उनको ऑर्गेनिक आ जाती है, उनको सारा याद हो जाता है, समझ गए बात ना। ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई ये डिफ़िकल्ट काम नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे, आपके जैसे ही बच्चे करते हैं और बहुत आसानी से करते हैं, ठीक है। तो ये 3 काम आप करते रहिए, अपने आप याद होता चला जाएगा। आप विश्वास मानिए, काम करिए, पहले जो है ना, जो मैं बोल रहा हूँ इसको करिए, अपने आप याद होगा, ठीक है। तो लेकिन हाँ, पढ़ोगे नहीं, घबराओगे कि अरे याद ही नहीं होगा, इतना है, तब फिर तो उसकी मदद कोई नहीं कर सकता आपसे, है ना। इसको पढ़ के ही आगे जाना है, ठीक है। तो इसको पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, सब्जेक्ट को तो ध्यान देना ही पड़ेगा। तो ये करने लगिए, बिना मन के करिए। अगर आपको नहीं समझ में आता है कि वीक में एक बार पूरा पढ़ना है, इतना ज़्यादा 2 कॉपी बन गई, तो भी आप एक तरफ से कॉपी उठा के पलटना बस शुरू कीजिए। 4 पन्ने 5 पन्ने आप पलटेंगे ना, तो छठे पन्ने से, है ना, आप उसमें देखने लगोगे और दिमाग अपने आप चलने लगेगा, ठीक है। दिस इज़ द बेस्ट वे टू वर्क, है ना, टू स्टार्ट द वर्क, ठीक है। बिना दिमाग लगाए करना है, बस बैठ गए, अपने आप काम होगा, ठीक है। चलो, तो ये बन गया। इसकी बात कर लें तो देखो, ये H+ यहाँ करेगा अटैक, ये बाहर जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा, रिंग एक्सपेंशन होगा। तो इसमें रिंग एक्सपेंशन के बाद देखो ये प्रोडक्ट बनेगा, है ना, ये सीधा यहाँ नहीं जुड़ा रहेगा, एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ा रहेगा। बना लिया है सबने। इसमें देखो ये H+ यहाँ अटैक करेगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, फिर ये बेंजीन पे अटैक करेगा। तो देखो ऐसा बनेगा क्या, बेंजीन CH3 और इधर भी बेंजीन, ये बनेगा। तो इससे ये बन गया, ठीक है। सही बना है सबका,
चलो एक बार मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, उधर के क्वेश्चन सब देखो भाई, देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग बनाएं तो CH2Cl2 ऐसा है, तो ये एक बार कोऑर्डिनेट करके कार्बोकेटाइन बना दिया, बेंजीन पर अटैक कर दिया, तो एक प्रोडक्ट ये बन गया है CH2Cl, है ना, ये बाहर चला गया, ये इस पर अटैक कर गया, ये बन गया। अब क्योंकि AlCl3 तो फिर से रीजनरेट हो जाता है और बेंजीन आपको एक्सेस में दे रखा है, तो मतलब यहाँ पर अब ये एल्काइल हैलाइड की तरह काम कर जाएगा और ये AlCl3 से ये कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे फिर से कार्बोकेटाइन बना देगा, और फिर क्योंकि बेंजीन एक्सेस में है तो ये कार्बोकेटाइन फिर से इस पर अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पर जो आपको प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये प्रोडक्ट बनाए होगे आप, बना है ना, तो ये बनेगा। और सेम कहानी देखो यहाँ है, पहले ये इससे कोऑर्डिनेट करके यहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, ये बेंजीन पर अटैक कर जाएगा, तो ऐसा कुछ बनता दिखाई दे रहा होगा पहले स्टेप में, यहाँ तक सबने बना लिया होगा। अब क्योंकि AlCl3 तो रीजनरेट कर जाता है और एक्सेस में बेंजीन दे रखा है, तो ये इससे कोऑर्डिनेट करके यहाँ पे फिर से एसिलियम कार्बोकेटाइन बनाएगा, फिर से इस पर अटैक कर जाएगा, तो फिर PH C डबल बॉन्ड O PH फिर से ऐसा बन जाएगा। समझ गया ना बात? ठीक, इसमें देखो ये H प्लस इस पर किया अटैक, ये बॉन्ड यहाँ टूटा, यहाँ प्लस चार्ज आया, ये मिथाइड शिफ्ट हो जाएगा, तो फिर यहाँ पे कार्बोकेटाइन आ जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, CH3 यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3, और फिर ये बेंजीन पर अटैक कर जाएगा। मतलब यहाँ पर अगर हम लोग फाइनल प्रोडक्ट लिखना चाहेंगे तो हम लोग लिखेंगे C, एक तरफ CH3 और एक तरफ CH3 बोलिए, ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं। आगे बढ़ा जाए, चलो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। इसको जल्दी से नोट कर लो, पॉज करके जैसे भी करना हो, है ना। एक क्वेश्चन नोट करके आज का क्लास फिनिश किया जाए। देखो ठीक है, इसको ट्राई करेंगे एक बार। अच्छा, इससे एक मिलता जुलता क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा दूँ, एक मिनट, है ना। जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इसका प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो पॉज करके। हो गया? देखो देखो क्या है, ये इससे कोऑर्डिनेट करके यहाँ कार्बोकेटाइन बना देगा। अब ये स्टेबल कार्बोकेटाइन है, टर्शरी है, शिफ्ट विफ्ट नहीं होने वाला। अब यही दिया हुआ है, बेंजीन अलग से दिया नहीं हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये बेंजीन तो है ही और यहाँ कार्बोकेटाइन विद इन दी सेम मॉलिक्यूल बन गया है,
तो ये घूम कर इस पर यहाँ पर अटैक कर जाएगा, चाहे इस तरफ इस कार्बन पे चाहे इस कार्बन पे। तो देखो अगर ये पोर्शन यहाँ अटैक कर जाएगा तो कितना मेंबर रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5 6। तो ये बेंजीन ऐसा हो गया और फिर यहाँ पर ऐसा एक 6 मेंबर रिंग बन रहा है। चाहे तो आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 क्या, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 6 पर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो ये हो गया इंट्रामोलिकुलर ES रिएक्शन कि अगर इसमें ऐसा जुड़ गया है और यहाँ पर कार्बोकेटायन बन जा रहा है आपने रिएजेंट डाल दिया है, तो ये उसी बेंजीन रिंग पर घूम के अटैक कर जाएगा, है ना। और यहाँ पर उसी बेंजीन रिंग पर अटैक होने का जो रीज़न है वो इसलिए भी है क्योंकि इस बेंजीन रिंग पर ये एल्काइल पार्ट जुड़ा है। बोलो भाई, तो ये बेंजीन रिंग रिएक्टिव भी काफ़ी है क्योंकि इसका हाइपर कॉन्जुगेशन और प्लस आई से ये इसमें इलेक्ट्रॉन पहुंचा रहा है। और दूसरा कि कोई दूसरा बेंजीन रिंग दिया नहीं हुआ है आपको, है ना। तो ये घूमकर इस पर अटैक, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं इसको, विद इन दिस सेम मॉलिक्यूल, है ना। तो हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि जहाँ भी 5 या 6 मेंबर रिंग बनेगा वहाँ पर इस तरह का इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन बहुत फेवरेबल हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। हाँ, यहाँ एक चीज़ मुझे बताना है, क्लेमेंशन रिडक्शन जो होता है, क्लेमेंशन रिडक्शन ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है, कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये बात यहाँ पर है ना, अप्लाई कर लेंगे एक बार क्योंकि इसका यूज़ आएगा। सो दिस कैन नॉट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इसको ट्राई करके नेक्स्ट क्लास में बताना क्या बनेगा, ठीक है। चलो, नमस्कार।